नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र आवेश का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग एक अनंत विस्तार वाली समावेशित कुचालक परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक का नाम देख लीजिए, क्या है? अनंत विस्तार वाली है, या इसको हम कह सकते हैं अपरिमित या उसका विस्तार है वो बहुत ज्यादा हो। एक चादर है हमारे पास में, एक कुचालक चादर है और उसकी लंबाई चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है और उस चालक पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो वो जो चादर या परत है वो कितना विद्युत क्षेत्र क्रिएट करती है वो गाउस के नियम की सहायता से इस वीडियो में हम ज्ञात करेंगे। एक बार इस टॉपिक को समझ लीजिए अच्छे से। अपरिमित विस्तार या अनंत विस्तार, इसका मतलब है कि जो हमने परत ली है उसकी लंबाई चौड़ाई काफी ज्यादा है। समरूप आवेशित उस चादर के ऊपर या उस परत के ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो एक समान है, एक समान रूप से आवेश विद्यमान है, एक समान रूप से आवेशों का वितरण हुआ। इसके पश्चात है ये अचालक परत है। जो परत हमने ली है वो भी अचालक परत है। चालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अलग होता है। यहां पर हमने ली है अचालक परत या कुचालक परत या कुचालक चादर कह सकते हैं, और उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है और गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पूर्व हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे कि उस चादर के कारण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी डायरेक्शन कौन सी दिशा में होती है वो सर्वप्रथम हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके पश्चात हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अर्थात इस वीडियो को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, फिर उसके पश्चात हम ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का मान। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। देखिए, इसके लिए हम इसको दो भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो है विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात करेंगे और विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ये हमने ली है एक अनंत विस्तार वाली, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो काफी ज्यादा है, एक चादर है और इस चादर के ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से विद्यमान है। ये हमने आवेश दिखाए हैं और आवेशों के रूप में हमने यहां पर धनावेश दिखाया है। जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। ये हमारे पास में एक चादर है, अनंत विस्तार वाली चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व हम सिग्मा लेकर चलेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। आवेश बट्टे में क्षेत्रफल होता है, आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, जिसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कह रहे हैं। अब इस चादर के कारण से इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हम कंसीडर कर लेते हैं P, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे दिशा, उसके पश्चात हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु O से समान दूरी हम L दूरी यहां पर ऊपर की ओर ले लेते हैं। वहां पर एक लंबाई का क्षेत्रफल का छोटा सा अल्पांश लेते हैं। ये क्षेत्रफल का छोटा सा अल्पांश है और इस क्षेत्रफल को हमने ds से लिखा है। यह है अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल है
जिसको हमने ds से लिखा है। इस अल्पांश क्षेत्रफल के अंदर मौजूद जो आवेश है वो है dq, जिसको हम कहेंगे अल्पांश आवेश। तो अल्पांश आवेश इसमें dq है, जो कि बिंदु O से L दूरी ऊपर की ओर मौजूद है। ठीक उसी प्रकार से ही बिंदु O से L दूरी नीचे की ओर फिर से एक क्षेत्रफल का अल्पांश है, उतना ही क्षेत्रफल का अल्पांश है। इस क्षेत्रफल का मान भी ds है, इसमें भी जो आवेश है वो dq है। ये क्लियर कर लीजिए। हमने चादर के बिंदु O से L दूरी ऊपर और L दूरी नीचे दो क्षेत्रफलों के अल्पांश लिए हैं ds। ये भी ds है, ये भी ds है। इनमें आवेश भी समान रूप से विद्यमान है, जो कि dq हमने लिया है। ये dq है और ये भी dq है। अब देखिए, हम इन दोनों अल्पांशों के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो इस अल्पांश के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होगा, देखिए इस अल्पांश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इस बिंदु से दूर की ओर होगा, क्योंकि यहां पर धनावेश है। तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है दूर की ओर और ऋणावेश से पास की ओर। तो ये जो धनावेश है, इसके कारण से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इससे दूर की ओर, इस दिशा में होगी। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये इस तरीके से है और ये इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होगा। इस अल्पांश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैं लिख देता हूं dE1 से, और इस अल्पांश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैं लिख देता हूं dE2 से, dE2 से। अब देख लीजिए कि ये जो अल्पांश है इसके कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ऊपर वाला जो अल्पांश है उसके कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है dE1, dE1 है। और इस अल्पांश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है dE2। अब हम यहां पर इन दोनों के मान देख लेते हैं, dE1 और dE2 के मान क्या क्या है। देखिए, ये किसी बिंदुवत आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भांति यहां पर काम करते हैं। तो बिंदुवत आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। ये किसी बिंदुवत आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, फॉर्मूला है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी सूत्र पर आधारित ही हम dE1 और dE2 का मान याद करेंगे। देखिए, इसको भी समझ लेंगे क्योंकि हमने यहां पर अल्पांश क्षेत्रफल लिया है। अल्पांश क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश dQ अल्पांश की फॉर्म में, और उस अल्पांश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी अल्पांश की फॉर्म में। ये जो d लगाकर हम लिख रहे हैं वो अल्पांश को बता रहा है, छोटे मान को रिप्रेजेंट कर रहा है। छोटे से क्षेत्रफल में छोटा सा आवेश है और उसके कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वो भी छोटा सा ही है, जिसे हम dE1 से लिख रहे हैं। अब देखिए, इसके कारण से ये जो dE1 उत्पन्न हो रहा उसका मान क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है dQ, आवेश dQ। अब इस आवेश से अभिष्ट बिंदु के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये कोण 90 डिग्री, ये R, ये L, ये जो ट्राइंगल हम देख रहे हैं वो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट होता है। ठीक उसी प्रकार से ये वाली डिस्टेंस भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की रूट के इक्वल होगी। तो यहां से जो दूरी है वो है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। तो रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2, इसका स्क्वायर करना है। देखो, ये तो है दूरी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2, ये तो दूरी, और दूरी का करना है आपको वर्ग, मतलब स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर इसकी घात 1 रह जाएगी। इसकी घात कितनी रह जाएगी, 1। क्लियर। अब देखिए, जो दूसरा अल्पांश है, नीचे जो अल्पांश है उसके कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है dE2, इसका मान क्या होगा, इस अल्पांश के कारण से इस बिंदु पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है dE2 वो क्या होगी, सिमिलर तरीके से लिखेंगे, क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आवेश कितना है यहां पर dq, आवेश है यहां पर भी dq बट्टे में दूरी का वर्ग। तो यहां से यहां तक जो दूरी है वो है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसका अंडरूट है, अंडरूट का स्क्वायर करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए समझ लीजिए, यहां पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 1/2 है, अंडरूट का मतलब इसकी घात कितनी है 1/2, और यहां पर इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे, ऐसे वर्ग करेंगे तो ये यहां से कट जाएगा, इसकी घात 1 रह जाएगी, जो कि हमने पुट कर दिया है। क्लियर। अब देखिए कि ऊपरी अल्पांश और निचले अल्पांश के कारण से जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं dE1 और dE2 दोनों परिमाण में समान है। देखिए गौर करके देखो इनको, देखिए इनकी जो राइट हैंड साइड है वो है 1/4πε0 dq/r² प्लस l²। सिमिलर इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त कर रहे हैं, dE1 का परिमाण और dE2 का परिमाण सेम है, इनका मोड सेम है। देख लीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि इस अल्पांश और इस अल्पांश के कारण से जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो समान है। इनकी डायरेक्शन एक की इधर है, dE2 की इधर है, डायरेक्शन तो इनकी भिन्न भिन्न है लेकिन इनका परिमाण समान है। अब देखिए दोस्तों, हम यहां पर क्या करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इन dE1 और dE2 को घटकों में वियोजित कर देंगे, घटकों में इनका वियोजन कर देंगे। कैसे करते हैं, देखिए घटकों में वियोजन करने के लिए हम बिंदु P से गुजरने वाली अक्षीय रेखा तथा निरक्षीय रेखा खींचते हैं। यह है अक्षीय निरक्षीय रेखा और यह है अक्षीय रेखा। यह कौन सी रेखा है, निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा, और ये जो रेखा आप देख रहे हैं वो है अक्षीय रेखा। क्लियर। अब यहां से ये जो ट्राइंगल है इसमें एक कोई सा भी एक एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, ये एंगल थीटा है। हमने ये मान लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा। यदि ये एंगल थीटा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला जो ट्राइंगल है दोनों सेम है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल तीनों भुजाएं समान है इसलिए, और कोण भी एक 90 डिग्री का है, तो दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग समत्रिभुज है। सर्वांग समत्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं, तीनों कोण समान होते हैं, अतः ये कोण थीटा होने पर ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए, इसका जो शीर्षाभिमुख कोण है ये भी थीटा, इसका शीर्षाभिमुख कोण है ये भी थीटा। क्लियर। अब हम यहां पर dE1 और dE2 को घटकों में वियोजित करेंगे। कैसे, जिस दिशा में थीटा होता है उस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा dE2 cos थीटा। जिस दिशा में थीटा है उस डायरेक्शन में हम लगाएंगे cos थीटा। क्लियर। इसकी ठीक लंबवत दिशा में, इसकी ठीक लंबवत दिशा में जो घटक होगा वो होता है dE2 sin थीटा, उसमें लगता है sin थीटा। क्लियर। अब देखिए, इस dE1 का भी अक्षीय रेखा के अनुदिश जो घटक है या अक्षीय जो घटक है वो कितना होगा, dE1 cos थीटा। देख लीजिए, यहां पर मैंने दो एरो के निशान दिखाए हैं। एक एरो का निशान बता रहा है dE1 cos थीटा को, दूसरा एरो का निशान बता रहा है dE2 cos थीटा को। इसका इस डायरेक्शन में निरक्षीय दिशा में इसका जो घटक होगा वो हो जाएगा dE1 sin थीटा, dE1 sin थीटा हो जाएगा। ये हमने घटकों में इसका वियोजन कर दिया है। घटकों में वियोजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहां से निरक्षीय घटक देखिए, पहले निरक्षीय घटक कौन कौन से हैं। निरक्षीय घटक हैं dE1 sin थीटा, dE1 sin थीटा, और दूसरा वाला जो घटक है वो है dE2 sin थीटा। आप यहां पर देखेंगे कि dE1 और dE2
दोनों का परिमाण समान है, दोनों का परिमाण समान है, मोड इन दोनों का समान है, इक्वल है। इसमें भी साइन थीटा लगा है गुणा में, इसमें भी गुणा में साइन थीटा लगा है, तो DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा दोनों का मान समान है, एक ऊपर की ओर दूसरा नीचे की ओर, दोनों का मान समान और डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत। इसलिए ये जो दोनों घटक हैं, निरक्षीय घटक, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस बिंदु पर ऊपर विद्युत क्षेत्र है इतना, नीचे विद्युत क्षेत्र इतना, ये सदिश राशियां हैं, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देती है। तो ऊपर और नीचे वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो निरक्षीय रेखा है ऊपर से नीचे की ओर, उस रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, अर्थात उस दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा एक दूसरे को निरस्त करने के पश्चात। चलिए अक्षीय दिशा में और देख लेते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, अक्षीय दिशा में जो दोनों एरो के निशान है वो एक ही दिशा में है। ये एरो का निशान भी उधर, दूसरा एरो का निशान भी उधर ही। एक एरो के निशान है DE1 cos थीटा को बता रहा है, दूसरे एरो का निशान DE2 cos थीटा को बता रहा है। इन घटकों को हम कहते हैं अक्षीय घटक। इन घटकों को कहा जाता है अक्षीय घटक। अक्षीय घटक कौन कौन से हैं? DE1 cos थीटा, दूसरा जो अक्षीय घटक है वो है DE2 cos थीटा। आप यहां पर देखेंगे कि DE1 और DE2 दोनों का मान समान, दोनों के साथ में cos थीटा लगा हुआ है, तो DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक ही है, दोनों अक्षीय दिशा में है, दोनों की दिशाएं सेम है, दोनों का परिमाण समान और एक ही दिशा में होने के कारण से आपस में जुड़ जाएंगे। तो अक्षीय घटक तो जुड़ जाते हैं और जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा। इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसको मैं E से लिख दूं, वो E की डायरेक्शन इस दिशा में होगी। दोस्तों परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो अक्षीय दिशा में होगा, E की डायरेक्शन इस चादर से दूर की ओर होगी। ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो समावेशित चादर है, आवेशित परत है, उससे दूर की ओर होती है। यदि चादर पर धनावेश है तो उससे दूर की ओर, चादर पर ऋणावेश है तो चादर के पास की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये हमने आप लोगों को बता दिया है कि किसी समावेशित या समरूप आवेशित अचालक परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, कौन सी दिशा में होती है। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इस टॉपिक के नोट्स यदि आपको प्राप्त करने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें इन नंबरों पर। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके हमारे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कॉल ना करें, कॉल नहीं करना है, कॉल ना करें, कॉल तो करनी नहीं है, केवल व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप से आपको इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं इस से संबंधित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बी पार्ट देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम का प्रयोग यहां पर करने वाले हैं। हम ये ले रहे हैं, हमारे पास में ये अनंत विस्तार वाली समावेशित कुचालक परत है। इस पर आवेश एक समान रूप से विद्यमान है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। देखिए इस पृष्ठ के किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हम बिंदु P लेंगे। जैसे ये कोई बिंदु है O और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है P, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परत के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे। गाउस के नियम का प्रयोग तभी हो पाएगा
जब हम एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, अर्थात गाउसी पृष्ठ का चयन हमें करना पड़ेगा। देखिए पहले जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। परत का जो चादर है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक समान रूप से आवेश विद्यमान है तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, आवेश बट्टे में होता है क्षेत्रफल, तो आवेश बट्टे में क्षेत्रफल यह है पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश एक समान रूप से विद्यमान है जिसको हम सिग्मा से पुट कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे। तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम यह है फाई इक्वल टू, देखो फाई की जो वैल्यू है वो भी मैं यहां पर पुट कर देता हूं, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू होता है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फाई बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गाउस के नियम का गणितीय रूप है। गाउस के नियम का स्टेटमेंट में एक बार बता देता हूं। गाउस अपने नियम में, अपनी प्रमेय में यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान, एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से रिलेटेड जो विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसका मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। ये एप्सिलॉन नॉट है और कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा ही फाई होता है, यह कहता है गाउस। अब ये जो फाई है उसकी डेफिनेशन से हमने ये पुट किया है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद पृष्ठ समाकलन। ये जो साइन आप देख रहे हैं वो बंद पृष्ठ समाकलन को बता रहा है। ये किसका साइन है? बंद पृष्ठ समाकलन, क्योंकि गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। दोस्तों यदि गाउस का नियम आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं। उसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से इस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए क्या है, ये जो गाउस का नियम है इसका गणितीय रूप ये है, यह है इसका गणितीय रूप। गणितीय रूप हमने यहां पर इसका दिखाया है। गाउस का नियम तभी अप्लाई होगा जब हम एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं। गाउसीय पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है और ऐसे पृष्ठ का हम चयन करेंगे जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सके और जो अभिष्ट बिंदु से होकर गुजरता हो। तो हम यहां पर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं। ये हमारे पास में एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, ऐसे पृष्ठ है, बेलनाकार है। इस तरीके से हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन किया है जो कि इस चादर से आर पार जा रहा है। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए कि ये चादर इस तरीके से बोर्ड के लंबवत रखी हुई है, इसलिए इसको हमने इस तरीके से दिखाया है। और जो गाउसीय पृष्ठ है वो इस तरीके से इसके आर पार बेलनाकार है, इस मार्कर की भांति है, आर पार है। तो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर देख लीजिए इस तरीके से बेलन है, इसमें एक वृत्ताकार भाग इधर है, एक वृत्ताकार भाग इधर है, ये वक्राकार भाग है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो इस बंद पृष्ठ को हमने बेलनाकार रूप में लिया है और बेलन के अंदर 3 पृष्ठ होते हैं, 2 वृत्ताकार भाग, 1 वक्राकार भाग। तो ये जो गाउसीय पृष्ठ है ये हमारे पास में है गाउसीय पृष्ठ, और ये जो गाउसीय पृष्ठ है वो है बेलनाकार। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन हमने यहां पर किया है। इस गाउसीय पृष्ठ को हम 3 भागों में तोड़ देते हैं, मतलब 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो भाग है वो है S1, इसको हम कह सकते हैं बायां वर्ताकार भाग, बायां वर्ताकार भाग है ये। और ये है S2, इसको हम नाम दे देते हैं S2। ये है दायां वर्ताकार भाग, दायां वर्ताकार भाग है ये। और तीसरा जो पृष्ठ है वो ये वाला है, वो है S3। ये है बेलनाकार या वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ है। 3 क्षेत्रफलों से मिलकर ये बंद पृष्ठ बना है, बंद पृष्ठ का निर्माण यहां पर हुआ है।
तो ये जो बंद पृष्ठ हम लेकर चल रहे हैं, इसको हम 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, S1, S2 तथा S3। देख लीजिए, ये तो है पूरा संपूर्ण बंद पृष्ठ, पूरे के पूरे बंद पृष्ठ के लिए ये इंटीग्रेशन हमने दिखाया है। अब इस इंटीग्रेशन को हम 3 टुकड़ों में तोड़ देंगे, S1, S2 तथा S3। देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है योग, जोड़ है। तो ये जो जोड़ है वो तीनों क्षेत्रफलों का जोड़ है, और इनको हम तीनों क्षेत्रफल अलग अलग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए। अलग अलग यदि आप लिखें तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर प्लस में S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर प्लस में S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में चल रहा है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश है उनके मध्य का कोण कितना है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है। तो इस पृष्ठ के ऊपर देखिए, हमने पहले पार्ट में, इस वीडियो के ए पार्ट में हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र चादर से दूर की ओर होता है, विद्युत क्षेत्र चादर से दूर की ओर, क्योंकि चादर धनावेशित ली है हमने, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा दूर की ओर, ऐसे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अब ये जो वर्ताकार भाग है वो ऐसे है, वर्ताकार भाग ऐसे वर्ताकार भाग है, तो क्षेत्रफल सदिश भी इस वर्ताकार भाग से दूर की ओर होगा। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर, इस पर यदि हम अल्पांश क्षेत्रफल लें तो उस अल्पांश क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो भी इधर, दोनों के बीच का जो एंगल है E और DS के बीच का एंगल 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। यहां पर इस सिरे पर लौटिए, इस बिंदु पर या बायां जो वृत्ताकार भाग है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस परत से दूर की ओर होगी, इस परत से दूर की ओर। क्षेत्रफल सदिश, यहां पर क्षेत्रफल का यदि हम छोटा सा भाग लें, क्षेत्रफल अल्पांश लें, तो वो भी क्षेत्रफल से लंबवत होगा, उसी दिशा में होगा। देखिए, ये जो क्षेत्रफल है वो इस तरीके से है, इसमें क्षेत्रफल सदिश होगा इससे दूर की ओर, तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में, दोनों के बीच का कोण यहां पर 0, यदि थीटा लें तो 0 डिग्री, यहां पर थीटा लें तो वो 0 डिग्री। तीसरा भाग और रह गया है S3 पर हम E और DS के बीच का एंगल यहां पर देख लेते हैं। ये हम ले लेते हैं, जो तीसरा बिंदु है वो वक्र पृष्ठ पर है, S3 पर है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो तो चादर से दूर की ओर ही होगी, ये E वेक्टर की डायरेक्शन है। अब ये जो बेलन है वो इस तरीके से है दोस्तों, ये जो बेलन है वो इस तरीके से है, तो बेलन के किसी भी बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा उससे लंबवत होगा। तो यदि आप ठीक ऊपर लेते हैं तो ठीक ऊपर की दिशा में क्षेत्रफल सदिश होगा। ये यहां पर आपने यदि क्षेत्रफल का अल्पांश लिया है तो ds वेक्टर ठीक ऊपर की दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। क्लियर। E और ds के बीच का एंगल कितना होगा, इस पृष्ठ के ऊपर सदैव 90 डिग्री होगा। अब देखो, यहां से ये जो डॉट लगा हुआ है E और ds के बीच में, इस डॉट को मैं यहां पर हटा देता हूं। डॉट को जब हटाएंगे तो cos थीटा लगाएंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, दो सदिशों का अदिश गुणा, अदिश गुणा क्या है, अदिश गुणन देख लीजिए। ये जो अदिश गुणा होता है वो दो सदिशों का होता है। जैसे हमारे पास में यहां पर दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इनका अदिश गुणा इस फॉर्म में लिखा जाता है, ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य के कोण की ज्याप के गुणा के रूप में लिखा जाता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos थीटा, और ए वेक्टर का मोड होता है वो ए, बी वेक्टर का मोड होता है बी, तो ए बी cos थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसे हम ए बी cos थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको ए बी cos थीटा लिखेंगे। डॉट यहां से हटेगा, एरो के निशान हटेगा तो ए बी cos थीटा हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अदिश गुणा की परिभाषा से इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए S1 E
ds cos, अब S1 पर E और ds के बीच का कोण कितना है, ये रहा S1 पृष्ठ, E भी उधर ds भी उधर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो होगा 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, तो E ds cos 0, फिर प्लस S2 पर क्या है, इन दोनों का डॉट यहां से हटा देते हैं, तो E ds cos 0, E और ds के बीच का एंगल कितना है, फिर से 0। S2 पर देखो, ये S2 है, E इधर ds भी उधर, दोनों के बीच का एंगल 0। फिर S3 पर E और ds के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं S3 E ds cos 90 डिग्री बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी ये समेशन Q की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ये देखिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए cos 90 का मान होता है 0, cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान फिर से 1। मैं इसको, ये जो क्षेत्रफल S1 है, इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्रफल जो S1 है, इसके ऊपर पूरे का पूरा जो पृष्ठ है वो इससे समान दूरी पर है, इसलिए इस पूरे पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान, इस पर समान, इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेशन से बाहर पुट करेंगे तो अंदर रह गया ds, cos 0 का मान 1 हो गया, E को हमने इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया, ये s ds रह गया अंदर। फिर प्लस में यहां पर भी इस वृत्ताकार भाग पर भी विद्युत क्षेत्र समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। ये हमारे पास में आ गया है ds अंदर, E बाहर, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, समेशन Q, ये जो समेशन Q है वो है गाउसी पृष्ठ में कुल आवेश। गाउसी पृष्ठ में कुल आवेश कितना है। अब गाउसी पृष्ठ में कुल आवेश वही होगा जो इस बेलन के अंदर आवेश होगा, बेलन में आवेश होगा। और बेलन में आवेश कितना होगा, जितनी इस बेलन में ये चादर आ रही है, यहां पर आप देखें ये बेलन वृत्ताकार है, तो इस वृत्ताकार भाग ऐसे ये बेलन गुजर रहा है इसमें से, इसको समझ लीजिए, ये बेलन इस चादर में से गुजर रहा है, तो इस चादर के अंदर ये जो बेलन है, इस चादर में इतना क्षेत्रफल, इतना इस क्षेत्रफल इस बेलन के अंदर मौजूद है। एक बार फिर से सुनो कि इस वृत्ताकार भाग जितना चादर का क्षेत्रफल इस गाउसी पृष्ठ में विद्यमान है, तो उसे इस क्षेत्रफल वाली चादर का जो भी आवेश होगा वो गाउसी पृष्ठ में कुल आवेश होगा। तो देखिए इस वाले भाग में कितना आवेश है, आवेश यहां से ज्ञात करेंगे। कुल आवेश को हम समेशन Q से लिखेंगे। यहां पर जो क्षेत्रफल है, इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो हम कंसीडर कर लेते हैं S। देखो यहां पर S1 S2 और इनको हम मान लेते हैं S के इक्वल। इस चीज को देखें आप, हमने बेलन के वृत्ताकार भाग को जो S1 है इसको हमने S के इक्वल ले लिया, इसको भी S के इक्वल ही होगा, दोनों सेम होंगे। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है वो S के इक्वल ही होगा। तो यहां से सिग्मा बराबर आवेश, तो आवेश तो कुल आवेश कितना है समेशन Q, और क्षेत्रफल कितना है S, तो समेशन Q बराबर कितना निकल कर आएगा, इधर इस S को गुणा कर दिए, सिग्मा इंटू S आ जाएगा। समेशन Q इक्वल टू आ गया है सिग्मा इंटू S। तो यहां पर समेशन Q के स्थान पर मैं पुट कर देता हूं सिग्मा इंटू S, ये बटे में एप्सिलॉन नॉट पढ़ाइए। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यह है अल्पांश क्षेत्रफल, और इंटीग्रेशन करते ही अल्पांश क्षेत्रफलों का योग, अल्पांश क्षेत्रफलों का योग, तो अल्पांश क्षेत्रफलों का योग करोगे, इसका मतलब है कि S जो पृष्ठ है, S1 जो पृष्ठ है, उनके छोटे छोटे, जैसे S1 ये पूरा पृष्ठ है, ये छोटे छोटे अल्पांश पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, तो उन पृष्ठों का टोटल जब योग करेंगे तो वो S के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, S, पूरा का पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो S के बराबर है, S के इक्वल है। तो यहां से ये E, ये रह गया S, फिर प्लस में E और ये रह गया S बराबर सिग्मा इंटू S बटे में एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां से मैं इसको इस तरीके से पुट कर देता हूं, ES प्लस ES कितना हो गया 2ES, 2
ES हमारे पास में आ गया। फिर बराबर में क्या चल रहा है, सिग्मा इंटू एस बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। यहां से S कैंसिल हो गया, E बराबर हमारे पास में क्या आ गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में आ चुका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ चुका है, E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी समावेशित चादर के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। ये इसका सूत्र आ चुका है, व्यंजक आ चुका है। इस सूत्र से आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती होती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। जबकि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात दूरी जो r हम लेकर चलते हैं उसकी 0 घात के समानुपाती होती है। यदि आप इसको सदिश रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, सदिश रूप में तो इसके ऊपर एक एरो का निशान लगा दीजिए। एक तरफ एरो का निशान है, एक तरफ सदिश राशि है, तो दूसरी तरफ भी सदिश राशि ही होगी। तो दूसरी तरफ जो सदिश राशि है वो हमने दिखाई है एन कैप। एन कैप यहां पर एक एकांक सदिश है और उस एकांक सदिश की डायरेक्शन इस चादर से दूर की ओर होती है, इस चादर से दूर की ओर। यदि चादर धनावेशित है तो दूर की ओर, चादर ऋणावेशित है तो पास की ओर। एन कैप एक एकांक सदिश है, अभिलंबवत एकांक सदिश होता है। तो दोस्तों ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र, और इसका मान सिग्मा पर निर्भर करता है और आर पर इसका मान निर्भर नहीं करता है। तो अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सिग्मा के बीच में ग्राफ हम यहां पर देखने वाले हैं। यहां पर ग्राफ देखिए, हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ चुका है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो ग्राफ है, पहले मैं ग्राफ खींच रहा हूं E और सिग्मा के बीच में, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय आवेश घनत्व के मध्य, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तो इस तरीके की रेखा प्राप्त होगी। दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ किस तरीके का आता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, दूरी की 0 घात के समानुपाती होती है। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात चादर से चाहे 1 सेंटीमीटर दूरी पर, चाहे 2 पर, चाहे 100 पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो सभी बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। जो हमने चादर ली है वो ली है समावेशित कुचालक परत या चादर। जो चादर है वो है कुचालक चादर है। अब यदि यहां पर इसके स्थान पर समावेशित चालक परत होती, कैसे क्या होता, समावेशित अनंत विस्तार वाली है, कुचालक के स्थान पर क्या आ जाता, चालक आ जाता। चालक परत होती तो क्या होता, परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहेगा। यदि चालक परत है तो आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर रहेगा, अंदरूनी भागों पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं रह सकता। जैसे ये हमारे पास में कोई चादर है, इस तरीके से मैं यहां पर चादर को दिखा रहा हूं, ये हमारे पास में कोई चादर है, क्लियर, ये हमारे पास में कोई चादर है। तो इस चादर के अंदर 2 पृष्ठ होंगे, एक बायां पृष्ठ, दूसरा दायां पृष्ठ, और दोनों पृष्ठों के कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसको मैं 2 तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, देख लीजिए। इसके इस पृष्ठ के ऊपर भी रहेगा, इसके इस पृष्ठ के ऊपर भी रहेगा आवेश। ये ऐसे है, इस पृष्ठ के ऊपर भी आवेश रहेगा, इस पृष्ठ के ऊपर भी आवेश विद्यमान रहेगा। आप चाहें तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसको पूरा न दिखाकर इतना भी दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास में कोई चादर है और उस चादर के अंदर इस तरीके से पृष्ठ के ऊपर आवेश विद्यमान है, अंदर आवेश नहीं रहेगा।
चादर तो मैंने आपको बता दी किस तरीके से होती है, और आवेश किस तरीके से होता है वो भी हमने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया है। क्लियर। अब देखिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये जैसे मान लीजिए कि परत के अंदर इसकी वजह से, इस परत के कारण से, इनको नाम दे देते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट इसका पृष्ठ है, ये सेकंड पृष्ठ है। तो यहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की, फर्स्ट के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 जो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसके कारण से भी उतना ही होगा, और उसको हम लिख दें E2 जो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहां पर कुल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E1 प्लस में E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी चालक परत के कारण से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ चालक परत के कारण से था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक परत के कारण से है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्लियर। अब इसको यदि आप गाउस के नियम से समझना चाहें तो गाउस के नियम से इसे हम कैसे समझ सकते हैं वो देखिए। गाउस के नियम से समझने के लिए गाउसीय पृष्ठ का चयन कीजिए। हम एक ऐसे गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं जो इसके मध्य भाग से गुजरता हो, ऐसे। ये हमारे पास में यहां पर बिंदु P है। देखिए दोस्तों एक चीज क्लियर मैं आपको बता दूं कि किसी चालक के अंदर आवेश होता ही नहीं है, सारा का सारा आवेश है वो पृष्ठ के ऊपर रहता है, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता, चालक के अभ्यंतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, अंदर आवेश शून्य होता है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, क्षेत्रफल भी उसी डायरेक्शन में। यहां पर यदि मैं इसको 3 पृष्ठों के रूप में तोड़ दूं, S1, इसको S2 और इसको S3, तो देखिए गाउस के नियम की सहायता से हम यहां पर ज्ञात करेंगे। अभी जो हमने आप लोगों को बताया, गाउस का नियम क्या है, गाउस के नियम से, गाउस का नियम हमें यह कहता है कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो यहां से इस बंद पृष्ठ को हम 3 टुकड़ों में तोड़ देंगे, S1 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, S2 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर प्लस में S3 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। देखिए कि S1 के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा, पूरे का पूरा मान कितना हो गया 0। S2 पर E और ds दोनों के बीच का कोण कितना है 0, और cos 0 का मान होता है 1, तो E ds cos 0 आ गया। फिर प्लस में S3 ये वाला पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री। तत्पश्चात cos 90 का मान भी 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी 0 आ गई। अब सिग्मा समेशन क्यू कितना है, समेशन क्यू का मतलब है कि इस गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश, तो गाउसीय पृष्ठ में इतना ही आवेश मौजूद है, इसके एक पृष्ठ पर जितना आवेश है उतना ही गाउसीय पृष्ठ में आवेश मौजूद है। समेशन क्यू को हम समेशन क्यू देखे कैसे लिखा जा सकता है, सिग्मा बराबर होता है आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। तो आवेश यहां पर कुल आवेश है समेशन क्यू, और क्षेत्रफल यहां पर S, तो समेशन क्यू इक्वल टू आ गया है सिग्मा इंटू S। तो यह आ गया सिग्मा इंटू S बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो 0, इको हम ले लेंगे इस इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर है गया, ये S2 वाला है क्षेत्रफल, बराबर सिग्मा इंटू S अपॉन में S2 का जो क्षेत्रफल है वो कितना है S2 ये वाला भाग है, और इस भाग का क्षेत्रफल हम S के इक्वल लेकर चल रहे हैं, तो E इंटू S बराबर सिग्मा इंटू S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल हो गया, E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने एक मेथड
पहले बताया था, ये गाउस के नियम से हमने बता दिया है कि किसी चालक परत के कारण से विद्युत क्षेत्र इतना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यहां पर भी जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती होता है और दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ग्राफ इसी टाइप के ही प्राप्त होंगे। तो ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि समावेशित चालक परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो है चालक परत के कारण से, और कुचालक परत के कारण से ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये था कि अनंत विस्तार वाली या अपरिमित विस्तार वाली यदि कोई समावेशित कुचालक चादर हो, परत हो, तो उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र फॉर्मूला। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।